सभागार में उपस्थित आप सभी सुधी दर्शकों का मैं रमन पारिक, कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग रविंद्र मंच जयपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान दिवस समारोह 2026 के अंतर्गत आज कला संस्कृति विभाग रविंद्र मंच जयपुर द्वारा आयोजित नाट्य मंचन में आज रविंद्र मंच पर सक्रिय 2 नाट्य संस्थाओं की ओर से 2 बेहतरीन नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। प्रथम प्रस्तुति के रूप में लेखक विनोद कुमार द्वारा लिखित एवं वरिष्ठ नाट्य रंगकर्मी नाट्य निर्देशक श्री के कोहली द्वारा निर्देशित नाटक ये लोग का मंचन किया जाएगा। इसके ठीक पश्चात दूसरी नाट्य प्रस्तुति के रूप में बेहतरीन हास्य नाट्य प्रस्तुति लेखक राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लिखित एवं वरिष्ठ नाट्य निर्देशक आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु झाकल के निर्देशन में नाटक पर्दा उठने से पहले का मंचन किया जाएगा। मेरी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेट मोड पे कर लें। तो लीजिए शुरू करते हैं पहली प्रस्तुति, ये लोग। फिर धीरे धीरे पाप से कितना नीच हो गए। आज मैं अकेला हूँ, मगर उन यादों का क्या करूं जो सांप की तरह पूरे बदन पर गहराइयों तक। न जाने क्यों मैं बार बार इन क्षणों में खो जाता हूं। तुम बड़े जिद्दी हो। तुम भी तो जिद्दी हो। मैंने कहा था कि तुम्हें सर्दी लग सकती है, शॉल ले लो, मगर तुम मानती कहाँ हो? हाँ, और तुमने मेरा कहना माना क्या? यही पुराना कोट कब तक लाते रहोगे? बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? चीजें पुरानी हो जाए तो उन्हें फेंक देना चाहिए क्या? तुम भी बातों को कितना घुमाते हो। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुम आ गए
जैसे प्रेमी पुकार रहा हो, जैसे कि मैं दुत झुकता हुआ आकाश, पेड़ों से गिरते पत्ते, चिड़ियों की सरगोशियां, उड़ते परिंदे। सोचो सोचो तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे और यहाँ आया करेंगे। सिर्फ यादें रह जाएंगी, यादें। कहा के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी चिरा यादें अब तो बस यादें ही रह गई। आज भी इस पार्क में आता हूँ, अगर अकेला तुम मेरे साथ नहीं हो। वक्त कितना तेजी से बीत रहा है। सब कुछ है मेरे पास और कुछ भी नहीं। तुम जो नहीं हो मेरे साथ, जाने की तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? देखो ना, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई और अब तो मैं दादा भी बन गया, ग्रैंड फादर। आज भी तो आकाश छुप रहा है। अगर तब के और आज के इस पार्क में कितना फर्क है, पता नहीं इस पार्क के तमाम फूलों को किसने छोड़ा। जाने ये कैसा एहसास है। बेटे, यहाँ आओ। आओ। बोलिए। बेटे तुम क्या रोज यहाँ आते हो? नहीं अंकल, कल शाम से आना शुरू किया, लेकिन कल शाम को मैं थोड़ा देर से आया। इससे पहले मैं नीली जी जाया करता। नीली जी? हाँ, वहाँ बैठना मुझे अच्छा लगता है। अरे नीली जी तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ, मगर है थोड़ी दूर। लेकिन तुमने वहाँ जाना क्यों छोड़ दिया? वो अंकल, कल शाम को वहाँ किसी ने आत्महत्या कर दी। What? सुसाइड? हाँ, मैं बैठा था झील के किनारे पुल पर, देख रहा था लहरों का बनना मिटना। तभी अचानक मैंने देखा एक आदमी को पुल से छलांग लगाते हुए, छपाक की आवाज, तो फिर एकदम शांत हो गया, बिल्कुल यथावत। अंकल अंकल मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर अंकल वहां कोई दूसरा आदमी नहीं आया। डरकर मैं घर पर चला, पूरी रात फीवर रहा। ये बात मैंने अपनी मॉम डैड को भी नहीं बताया। और कल से यहाँ आना शुरू किया है। यहाँ बैठना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बैठना तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? बताओ बेटे। इस नीले आकाश को देखते रहना अच्छा लगता है। परिंदों का उड़ना, पैरों से पत्तियों का गिरना। तुम शाम को खेलते नहीं? इस स्पोर्ट में मेरी दिलचस्पी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश, लेकिन मॉम डैड मुझे प्यार से नीलू कहता है। इसीलिए तुम्हें नीले आकाश को देखना अच्छा लगता है। आज से मैं भी तुम्हें नीलू कहा करूंगा, ठीक है ना? लेकिन अंकल, मैं तो आपको अंकल ही कहूँगा। मगर अंकल से पहले रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर चेतन सक्सेना। अगर
आज जो कुछ भी हो तुम्हारे लिए सिर्फ प्रोफेसर अंकल, हाँ हाँ करो। मतलब आदमी जो एक बार हो जाता है वही तो हमेशा होता है ना। हाँ बेटे, मगर आदमी को कभी ना कभी रिटायर होना पड़ता है। रिटायर अंकल, आदमी रिटायर क्यों हो जाता है? बेटे, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। दफ्तर से ही नहीं, घर से भी उसका नेम प्लेट उतार दिया जाता तो क्या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी लोग रिटायर कर देंगे? है। हाँ बेटे, यही नियम है, यही कायदे हैं। रिटायर होने के बाद क्या होता है अंकल? अस्वीकृत हो जाए, काट दिए जाए, बिल्कुल काट दिए जाए, जिसे सिर्फ मृत्यु की ही प्रतीक्षा करनी है। अब मुझे ही देखो, बिल्कुल काट दिया गया। इस जाने पहचाने शहर में भी बिल्कुल अकेला, अजनबी। अकेला तो मैं भी हूं अंकल। क्या तुम भी अकेले हो? मगर कैसे? तुम्हारे मम्मी डैडी, तुम्हारे दोस्त वगैरह और तुम्हारे घर के अन्य सदस्य सभी के होते हुए भी बिल्कुल अकेले। तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? डैड एक बहुत बड़ी फर्म में बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। मॉम अलग से एडवर्टाइजिंग कंसर्न चलाती है। दोनों बहुत बिजी। मैं जब सुबह घर से स्कूल जाता हूँ तो दोनों सोए हुए होते हैं। वो जब स्कूल से वापस घर आता हूँ तब भी वो दोनों बहुत बिजी होते हैं। कभी कॉन्फ्रेंस में, कभी मीटिंग में, किसी नाइट क्लब या पार्टी में। मुझे मेरे गवर्नेंस अंकल जोजफ पार्क है, वही मेरी हर जरूरत का कारण है। अच्छा, मम्मी डैडी से कभी मुलाकात नहीं होती? होती है अंकल, मगर अच्छे से मुलाकात होती है सिर्फ संडे को। आपको पता है अंकल, संडे को हम आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। कभी कभी मॉम डैड के फ्रेंड्स और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। फिर खूब सारी पिकनिक, खूब सारा म्यूजिक और खूब सारा खाना पीना। तब तो बहुत मजा आता होगा, है ना? मजा? हाँ? ओह नो अंकल, ये सब बहुत ही बनावटी सा लगता है, एकदम नकली, आर्टिफिशियल। उन सबके होते हुए भी मैं अपने आप को अकेला सा पाता हूँ। कभी कभार अकेला जंगल में चला जाता हूँ, तो कभी कभी कोई गिलहरी यहाँ पे खरगोश दिख जाता है तो बस उसे देखता रहता है। My mom calls me Mr. Sensitive. यानी तुम भी मेरी तरह रिटायर हो, अजनबी। अच्छा अंकल, आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरा बेटा, बहू, पोते। बेटा फैक्ट्री चला जाता है, इंजीनियर है, और बहू स्कूल पढ़ाने चली जाती है। पोते स्कूल से आकर कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। बेटा बहू घूमने। अब रहा मैं अकेला, घर में पड़ा तन्हा सा महसूस करता हूं। जब तुम्हारी आंटी थी ना तो मन लग जाता है। अब तो घर की चार दीवारी खाने को रोकती है। अब तो दिन काटे नहीं करता। सब इतने व्यस्त हैं और मैं बिल्कुल खाली।
इस खालीपन को भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, कितना एक्शन, और मैं बिल्कुल खाली। मैं तो बस एक खाली कैनवास की तरह हूँ बेटा। कितना कट गया हूँ सब चीजों से। अब तो बस दिन भर एक ही इंतजार, शाम का। शाम को यहाँ इस पार्क में बैठना अच्छा लगता है। आपको इस पार्क में बैठना क्यों अच्छा लगता है? डूबते सूरज को देखना, इस नीले और रहस्यमय आकाश को लगातार देखते जाना अपनी यादों को ताज़ा करता, जैसे मैं सारे रहस्य जी लेना चाहता हूँ। रहस्य? यू मीन मिस्ट्री? हाँ बेटे, मिस्ट्री, मगर ये एक आध्यात्मिक रहस्य है। एक लंबी यात्रा, और उसके बाद बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर अनंत यात्रा। तो क्या बुढ़ापे के बाद सभी को अनंत यात्रा पर? बस बेटे बस, तुम और न जानो तो अच्छा है। पर मैं इतना भावुक क्यों हो रहा? बेटे तुम दोस्त क्यों नहीं बना? दोस्त बनाओ बेटे, दोस्त बनाओ। अंकल, मॉम डैड कहते हैं कि अपने स्टेटस के लोगों से दोस्ती करो, उन लोगों से नहीं जो अपने स्टेटस के नहीं। ये सब बहुत कुछ अजीब सा लगता है अंकल। मुझे तो वो बच्चे ज्यादा नेचुरल लगते हैं जो जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। एक बात बताओ बेटे, तुम तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो ना? हाँ, क्यों? फिर इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? क्रेडिट गोज टू माय मॉम। अंकल, मेरी मॉम को हिंदी लिटरेचर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। पता है, कभी कभी तो हमारे घर पर हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े बड़े राइटर्स भी आते हैं। हाँ अंकल, मुझे कॉमिक्स की किताबें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। इतनी कम उम्र में मोटी मोटी किताबें, और वो भी हिंदी साहित्य की। डरते हैं ना उम्र से पहले मैच्योर ना हो जाऊं। मेरे मन की बात कैसे जान गए? मेरे डैडी जो कहते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इधर आओ। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा एम्बिशन क्या है? मतलब तुम क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? बनना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मेरे एम्बिशन, आई लव स्काई। मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ परिंदों की तरह। चाहता हूँ कि घोड़े पर बैठकर इतनी तेजी से उड़ान भरूं कि आकाश को छू लूं। अंकल, आई वांट टू जॉइन एयरफोर्स। खट्टी टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, बिस्कुट ले लो, नमकीन ले लो। अरे भाई सुनो, हाँ बाबूजी, इधर आओ। आया बाबूजी। खट्टी मीठी टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, बिस्कुट ले लो। हाँ बाबूजी। भाई बैठो। कहिए बाबूजी, क्या दे दूं? क्या क्या है तुम्हारे इस थैले में? खट्टी मीठी टॉफी है, चॉकलेट है, बिस्कुट है, और ये नमकीन भी है। नमकीन रहने दो, नमकीन से गैस बनती है। तुम ऐसा करो, एक चॉकलेट दे। ठीक है बाबू, ये दे दूं 5 स्टार? हाँ लो भाई, इसे तुम रखो। नो अंकल, नो थैंक्स। अरे बेटा रख लो, अब तो हम दोस्त हो गए हैं और मैं तुम्हारा अंकल हूँ। रखो अंकल की तरफ से। ओके अंकल, थैंक यू। हाँ भाई, कितना हुआ तुम्हारा? बस 10 रुपये बाबूजी। ये धन्यवाद। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये पार्क तो उजाड़ सा है, सुनसान
सुनसान रहता है यहाँ पे, कोई आना ही पसंद नहीं करता। यहाँ तो सिर्फ मेरे जैसे बूढ़े टाइम पास करने के लिए यहाँ आते हैं। फिर तुम ये चीजें देखने कैसे आ जाते हो? कौन से इतना है इधर? सही कहते हैं बाबूजी आप। लेकिन मैं भी यहाँ रोज रोज नहीं आता, हफ्ते में 2-3 दिन ही आता हूँ। और वैसे यहाँ लोग कम आते हैं तो शांति रहती है। मैं तो कभी कभार यही रात को सोकर रात निकाल लेता हूँ। नहीं सो जाते हो? अरे घर नहीं जाते? अरे मेरा घर बहुत दूर है बाबूजी, इसलिए मैं जब जहाँ होता हूँ वहाँ कोई सुनसान खाली जगह देखकर वहीं पसंद जाता हूँ। कितने दूर है तुम्हारा घर यहाँ से? नहीं करते 1000 किलोमीटर तो है बाबू। साल 6 महीने में एक बार वहाँ हुआ। अंकल अब मैं चलूँ? हाँ हाँ बेटे, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, कल जरूर आना। हाँ श्योर मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। श्योर अंकल। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ तो भाई, मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम 1000 किलोमीटर दूर रहते हो, तो इतनी दूर से यहाँ ये ठेले में छोटी मोटी चीजें बेचने चले आए। अरे बाबू जी ऐसी बात नहीं है, मेरी कहानी बहुत लंबी और अजीब है। अजीब कहानी? तो भाई सुनाओ हमें भी अपनी कहानी। बाबू जी आप मेरी कहानी सुनेंगे? हाँ जरूर। तो पहले एक सिगरेट पिलाओ। सिगरेट देता हूँ। ये क्या बाबू जी, ये तो इलायची है। हाँ इलायची है। तो आप सिगरेट नहीं पीते? नहीं, तो चलो एक बीड़ी पिलाओ। बीड़ी भी नहीं पीता मैं। अरे बीड़ी आप नहीं पीते, सिगरेट आप नहीं पीते, कमाल करते हो बाबू। समझा, पैसों की बचत करते हो। हाँ ऐसा समझ सकते हो। भाई बीड़ी सिगरेट पीने से पैसे की बर्बादी होती है, और साथ ही साथ सेहत की भी बर्बादी होती है। होती है कि नहीं होती? तो आप किसी तरह का नशा नहीं करते? बिल्कुल भाई, नशा किसी भी तरह का हो, चाहे वो चाय का नशा हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, जर्दे का हो, और चाहे आजकल ये अफीम, हेरोइन, ड्रग्स, दारू, ये शरीर को खोखला करती है। और शरीर को नहीं, हमारे समाज को और देश को भी खोखला करती है। इसलिए नशा किसी भी तरह का हो खतरनाक ही होता है। बात तो आपकी सही है बाबू, लेकिन मेरे साथ तो दिक्कत दिक्कत है? ये कैसी दिक्कत है? बाबू जी, सुबह सुबह जब तक एक तो बीड़ी ना पी लूं, मेरी तो उतरती नहीं। अरे भाई ऐसी दिक्कतें कईयों के साथ है। हाँ मुझे भी बहुत पहले थी। हाँ भाई मैंने तो मन में पक्का ठान लिया, है ना, तो छोड़ना है तो बस छोड़ना ही। फिर छोड़ दिया, कुछ दिन अटपटा सा लगता है, कदम से उठती रहती है। तब से मैंने ये इलायची खाना शुरू कर दिया। जब भी कोई ऐसी तलब लगती है तो झट से इलायची मुंगा रख लेता हूँ। और भाई इस इलायची खाने से फायदा और भी है। इलायची खाने से फायदा? क्या फायदा बाबू जी? हम किसी से बात करते हैं ना, दुर्गंध नहीं आती है। बात तो आप ठीक करते हैं बाबू जी। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि ये गंदी आदत छोड़ दूं। भाई कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। तो कहते भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात तो सही है बाबू जी। आज मैं लो अपने आप की गांठ बांध देता हूँ कि ये गंदी आदत छोड़नी है तो छोड़नी ही है। यह है ना मर्दों वाली बात। अब सुनाओ मुझे अपनी कहानी। सुनाता हूँ बाबूजी, सुनाता हूँ। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका कि मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। हाँ जात से मैं चमार हूँ। महात्मा जी ने मुझे नया नाम दिया हरिजन, और हम हरिजन हो गए। वक्त बीता और हम दलित कहलाने लगे। गांव में मैं खेती हर मजदूर था। अब आप तो जानते हैं बाबू, गांव खेड़ों में खेत जमीन ये सब ऊंची जात वालों के पास ही होते, तो हम उनके यही काम किया करते थे। बदले में खेती के बदले हमें अनाज मिल जाता था। मालिक खुश हो जाए तो कभी कभी कपड़ा लगता और कभी कभी पैसा भी मिल जाता था। अच्छा, फिर दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे बाबूजी।
अनाज कम मिलता था, पूरे परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ता। मेरे परिवार में मेरा बूढ़ा आयुष बाप, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी औरत, 2 बच्चे और एक विधवा बहन। इतने सारे खाने वाले थे हम और कमाने वाले सिर्फ 3, मैं, मेरी औरत और मेरी विधवा बहन। कभी कभी तो फाका कशी करनी पड़ती थी बाबू। फिर हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। बुरे दिन? भाई वो कैसे? उस साल गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा बाबू। बारिश के नाम पर आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं पड़ता। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे, यहां तक कि पानी की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। इस बीच मेरी बूढ़ी मां चल बसी। अभी उसकी चिता की रात ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरा पूरा भाई बाप भी चल बसा। मैं जहां खेती करता था, जिस मालिक के यहाँ काम करता था, उस मालिक ने अनाज देना बंद कर दिया। महाजन से कर्जा लेकर जैसे तैसे दिन गुजार रहा था। अब कर्जा बढ़ता गया तो उस महाजन ने मेरी विधवा बहन को नकेल बना लिया। बाबूजी, मेरी विधवा बहन को नकेल बना लिया। एक बात तो बताऊं, जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता, उसकी बहन, बेटी और औरत की भी कोई इज्जत नहीं होती। उनकी याद तो आती है। याद कैसे नहीं आएगी बाबू? घर की याद आती है, बहुत याद आती है। कभी कभी गांव से खबर मिलती है कि मेरी बीवी, मेरी औरत बीमार है, बच्चे भीख मांग रहे हैं। अब आप तो जानते हैं बाबू, गांव में कितनी भीख मिल जाती होगी। कभी कभी मैं मनी ऑर्डर से थोड़े पैसे वहां भेज देता हूं। मैं तो बस कमाई में जुटता चला गया, लेकिन चल नहीं पाया बाबू। सिर्फ सरकता गया, सरक ही रहा हूं। हाँ, शोषण कसूर हमारी सामंतवादी सोच का, व्यवस्था का है। कहने को हम सिर्फ समाजवादी और न जाने क्या। इतना सब कुछ पाशी अखबारों में पढ़ता हूँ कभी कभार ऐसी घटना है, मगर ये दूर से जानी हुई चीज है। आज तुम्हें देखकर लगा जैसे मैं इन घटनाओं का मूल गवाह हूं। बाबूजी, गांव में हमारे साथ बहुत अत्याचार भी हुआ, फिर हमारा आंदोलन हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने हम खेतिहर मजदूरों को मारा, पीटा, नक्सली कहकर हमें जेल की 4 दीवारी में ठूस दिया। हमारी हरिजन बस्ती में आग लगा दी गई। हमारी औरतों के साथ में उनकी इज्जत लूट गई बाबूजी, यहाँ तक कि मासूम छोटी छोटी बच्चियों की भी। अरे सरकार उनकी, पुलिस उनकी, कोर्ट कचहरी उनकी, कौन सुनता मेरी पुकार? और बस मैं शहर चला आया बिना टिकट। शहर में फिर क्या काम है? बाबूजी, शहर में आकर ढाबों पर जूते बर्तन धोने लगे, वहां 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। इस बीच गांव से खबर आई कि रो रो कर मेरी औरत का हाल बेहाल हो गया, क्योंकि साहूकार ने हमारी झोपड़ी भी हड़प ली। मैं तो बस शहर दर शहर भटकता रहा और कमाई के लिए जुटता रहा, लेकिन इस शहर ने मुझे निगल लिया बाबूजी, इस शहर ने मुझे निगल लिया। बीवी बच्चों की याद तो आती ही होगी ना? आती है बाबूजी, आती है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है कि मैं इंतजार करता रहूं कि कुछ पैसे जोड़ूं और अपने गांव जाऊं। इस जमाने में सबके अपने अपने मन,
आज तुम्हें देखकर लगा तुम्हारी पीड़ा के सामने तो मेरा गम कुछ भी नहीं, और आदमी जूझने को इतना विवश। चलता हूँ, तुम आराम करो। नमस्कार बाबू। नमस्कार। बेचैनी क्यों? बुरी नहीं है अंकल? अरे नीलू, आओ आओ आओ, बैठो बैठो, आओ। अरे तुम्हारा ये इंतजार कर रहा था, मगर आने में तुमने आप बहुत लेट कर दिया। वो अंकल स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन, उसे देखने में देरी हुई, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आ गया। यहाँ आए बगैर मन भी तो नहीं लगता। पहले वो नीली झील और अब ये पार्क। बात बता बेटे, इस पार्क से ऐसा टेस्ट क्यों है? पता नहीं अंकल, क्यों कोई किसी से इतना अटैच हो जाता है। अंकल, वो मेरे घर के पास एक गुलमोहर का पेड़ है। सुबह उठने पर और रात में सोने से पहले उसे देख लेना अच्छा है। जिस मोड़ से मैं स्कूल के लिए जाता हूँ, वहाँ एक बूट पॉलिश वाला लड़का होता है। उसे देखकर मुस्कुराना अच्छा लगता है। अगर बेटे तुम तो कार से स्कूल जाते हो और कार तो सड़क को फुल से पार कर जाती है, फिर तुमने उसे कैसे देख लिया, कैसे जान लिया? अंकल, एक बार उसी मोड़ पर मेरी गाड़ी खराब हुई। तो आपको पता है, उसी बूट पॉलिश वाले लड़के ने मेरे ड्राइवर के साथ मिलकर मेरी गाड़ी को धक्का देकर गैराज तक पहुंचाया। अंकल, इससे पहले मैं उस लड़के को बहुत ही डर्टी लड़का समझता था, लेकिन फिर मैंने उस लड़के के जैसे गंदे लिबास पहने हुए हम उन लड़कों को गैराज में काम करते हुए देखे। मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। कितने इनोसेंट लग रहे थे वो सब, बिल्कुल जंगल के फूल की तरह। अंकल, जिस दिन मेरी कार खराब हुई थी, उस दिन मेरा क्लास में बिल्कुल मन नहीं लगा। मैं सोचता रहा, बस सोचता ही रहा। क्या सोचते रहे? उन लड़कों के बारे में, लड़की बच्चों के बारे में? सोचता रहा कि मैं इतने अच्छे और सुंदर कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ, इतने अच्छे और सभ्य समाज में रहता हूँ, जहाँ अच्छी और ऊंची बातें सिखाई जाती हैं। मगर गालियां बकते ये बच्चे ये स्कूल क्यों नहीं जाते अंकल? ये गैराज में काम क्यों करते हैं? ये बूट पॉलिश क्यों करते हैं? होटलों की गंदी प्लेटें क्यों साफ करते हैं अंकल? यही सामाजिक यथार्थ है। आज के समाज में गहरी खाई है, अगर तुम ये जानकर करोगे भी क्या? लेकिन अंकल, ये शिक्षा सिर्फ मुझे ही नसीब क्यों है? ये सारी सुविधाएं सिर्फ मुझे ही क्यों? आई हैव दिस कॉम्प्लेक्स अंकल।
इस गिल्ट कॉम्प्लेक्स को निकाल फेंको। ये समाज है ना, ये तुमने नहीं बनाया। हाँ, कोशिश करना, जब कभी किसी ऊंचे पद पर बैठ जाओ तो इस खाई को पाटने की कोशिश करना। ये अमीरी और गरीबी की जो दूरी है ना, इसको कम कर सकते। हाँ पता है, उसके बाद मैंने उस भूत पुलिस वाले लड़के से दोस्ती कर ली। मेरी स्कूल के सारे दोस्त मुझे टीज करते थे, मेरे ड्राइवर मना करता, लेकिन मैं जब तब कैसे ना कैसे उस भूत पुलिस वाले लड़के से मिल लेता। बड़े लोगों के खिलाफ उसके गुस्से को मैं झेलता, मुझे अच्छा लगता उससे मिलकर। अंकल, अंकल सब कुछ है मेरे पास, अच्छे कपड़े, अच्छे मॉम डैड, लेकिन पता नहीं क्यों मन में उदासी सी छाई रहती। अंकल मैं जान लेना चाहता हूं सब कुछ, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ। यानी तुम सत्य को जान लेना चाहते हो। तुम मेरे गौतम हो नीलू, यू आर माई गौतम। गौतम? हाँ बेटे, गौतम। गौतम की कहानी जानते हो? डू यू नो द स्टोरी ऑफ गौतम? हाँ जानता हूँ अंकल, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूँ, सुनाओ। सुनो बेटे, गौतम एक बहुत ही बड़े राजा का लड़का, सुंदर, कोमल, बड़े ही लाड़ प्यार में पला। उसे सिर्फ बताया जाता जीवन सुंदर है, आनंद और सुख ही उसे अनुभव करने दिए जाते, मगर फिर भी उसने देख लिया बूढ़े को, बीमार को, मृत्यु को, और ये जानने के लिए निकल पड़ा ऐसा क्यों है, सत्य क्या है, और वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने तपस्या की, ध्यानस्थ हुआ, गहराई में उतरा, उस साधक को ज्ञान का प्रकाश मिला, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और तभी से वो बुद्ध कहलाने लगा। अंकल? हाँ बेटे हाँ, तुम भी सारे रहस्य जान लेना चाहते हो। कितने सारे प्रश्न हैं तुम्हारे अंदर, तुम भी सत्य जान लेना चाहते हो, मगर बेटे ये बहुत मुश्किल है। इतने गहरे कभी मत जाना, वहां पीड़ा है, दर्द है, यातना है। जो जब कल आप यहाँ, अरे नीलू बाबा, हम तुमको चोर तरफ खोजता फिरता, और तुम यहाँ, और वो भी घर से इतना दूर, और इस सुनसान पार्क में। क्यों, क्या हुआ अंकल? होना क्या था नीलू बाबा, टाइम देगा, कितना टाइम हो रहा है अब घर चलने का। टाइम का क्या है, टाइम तो होता ही रहता है अंकल। नहीं नीलू बाबा, ऐसा नहीं बोलने का, अब हमारे साथ घर चलने का। चोपड़ा साहब का फैमिली आया है पार्टी पर, सब तुमको ही खोजता। ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। नो नीलू बाबा, हम अकेला नहीं जाने का, तुमको साथ लेके चलने का, साहब ने हमको ऐसा बोला। अंकल आप चलो ना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। नो, हम साहब को क्या जवाब देगा, तुमको हमारे साथ अभी चलने का। बेटे जिद नहीं कर, चले भी जाओ। सी यू टुमारो। ओके अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। और नीलू बाबा,
पता नहीं आजकल नीलू इस बात में क्यों नहीं आ ये सुन्नापन सन्नाटे को जीता ये बात नीलू के बगैर कितना अजनबी लगता न जाने कि मैं उसे इतना मिस क्यों करने लगा हो सकता है वो अपने मम्मी डैडी के साथ कहीं चला गया या हो सकता है वो सत्य की तलाश में नहीं ओह नो माय गॉड उसे कुछ वो तो नहीं गया नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता गुड इवनिंग सक्सेना साहब। अरे जोसेफ तुम गुड इवनिंग नीलू बाबा ने आपको याद किया। नीलू कहाँ है नीलू नीलू बाबा अस्पताल में। व्हाट अस्पताल में ये तुम क्या कह रहे हो जोसेफ? हाँ सक्सेना साहब, उसी रात उसी दिन जिस दिन चोपड़ा साहब की फैमिली का पार्टी था ना, नीलू बाबा का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट एक्सीडेंट? मगर कैसे हुआ? नीलू बाबा कुछ देर पार्टी में खेलने के बाद बाहर चला गया, वहां जहां गुलमोहर का पेड़ है ना वही। आपको तो पता ही है वो अकेला रहना पसंद करता है। फिर सड़क पार करते वक्त एक कार ने ढेस कर दिया, बहुत खून निकला। बोट ने बचा लिया, बस थोड़ी सी मामूली चोट है। बाएं पेट में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है और मूवमेंट्स बंद है। मैंने मना किया था उसे इतने गहरे कभी मत जाना। अगर वो तो जोसेफ मुझे नीलू से मिलना, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो जोसेफ। श्योर बनकर लाइक थैंक गॉड नीलू जिंदा है, होश में है। मुझे देखते ही कितना खुश होगा। मगर नहीं, तूने ये क्या किया? तुझे तो हवा में उड़ना था परिंदों की मानी, आसमान को छू लेना था, पायलट बनना था। काश काश नीलू तुमसे दोस्ती न की हो। समय कितना जल्दी बीत जाता है। सालों बीत गए, पत्नी के साथ यहाँ आया था। समय कितना तेजी से भाग रहा है। नीलू यहाँ आया था, उससे मिलना, बातें करना कितना अच्छा लगता। वो मैं तो बस यहीं का यहीं खड़ा हूँ। वो फेरी वाला मुझसे लड़ना चाहता, मगर टूट गया। और नीलू, तूने सत्य की तलाश करनी चाहिए। मगर मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ये बेचैनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे?
अंकल, आई लव स्काई। मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ, परिंदों की तरह। चाहता हूँ घोड़े पर चढ़कर इतनी तेजी से उड़ान भरूं कि आकाश को छू लूं। अंकल, आई हैव ए गिल्ट कॉम्प्लेक्स। उदासी सी हर वक्त, जैसे सब कुछ जान लेना चाहता हूँ, सब कुछ। क्या हुआ अंकल? आप अभी तक खामोश क्यों हैं? शायद आप डर गए ना। हाँ, शायद मैं डर गया था तुम्हें इतनी गहराई में डूबते देखकर, और फिर उस हादसे ने मुझे हिला के रख दिया। अगर तुम मेरे पास हो, मैं सहज महसूस कर रहा हूँ। हालांकि सहज होना बहुत ही मुश्किल है नीतू, बहुत ही मुश्किल। हाँ अंकल, बहुत ही मुश्किल। बिस्तर पर पड़े पड़े आक्रोश और करुणा को एक साथ जीता। जैसे जैसे किसी ऊंचे पहाड़ को चढ़ता हुआ मैं। सच सच नीलू, तुम ही मेरे बोधिसत्व हो नीलू, तुम ही मेरे बोधिसत्व हो। तो ये था नाटक, ये लोग। आधुनिक समाज की इस व्यवस्था को यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए हम अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी के सभी कलाकारों का, कला संस्कृति विभाग और रविंद्र मंच के समस्त स्टाफ का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने इन सभी कलाकारों को आज के इस विशेष अवसर पे नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आइए आज की इस नाट्य संध्या में भाग लेने वाले सभी कलाकारों के परिचय से आपको रूबरू करवाते हैं। नाटक में एक युवा नीलेश की भूमिका में थे महेश महावर। फेरी वाले की भूमिका में थे जॉर्ज ग्रोवर। बैकग्राउंड से आपने एक महिला की आवाज सुनी थी, वो आवाज थी मनीषा भैरवा। पुरुष की जो आवाज थी वो थी सिकंदर चौहान की। और इस पूरी नाट्य प्रस्तुति को इस पार्क की इस बेंच के इर्द गिर्द आप लोगों को बांधे रखने में, इस नाट्य प्रस्तुति को अपने निर्देशन में संजोए रखने में जिनकी अथक भूमिका थी, उनसे पहले मैं इस नाट्य प्रस्तुति में सबसे वरिष्ठ कलाकार के रूप में भाग लेने वाले हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी, राजस्थानी और हिंदी फिल्मों में भाग लेने वाले, पिछले 50 साल से नियमित रूप से सक्रिय मेरे अग्रज भ्राता तुल्य श्री डीपी मंडावरा, जिन्होंने जोसेफ की भूमिका निभाई।
एक ज़माना था जब मेरा बचपन था, तब महाभारत और शक्तिमान सीरियल में मुकेश खन्ना को देख के हम उन्हीं के प्रतिरूप के रूप में इन्हें शक्तिमान कहकर के बुलाया करते थे। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इनका अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशन के रूप में पिछले कई दिनों से अथक परिश्रम कर रहे वरिष्ठ नाट्य निर्देशक श्री के कोहली। इससे पहले कि नाट्य निर्देशक कोहली साहब आपको कुछ कहें, मैं पुनः आभार प्रकट करूंगा रविंद्र मंच के समस्त स्टाफ का कि आपने इस नाट्य प्रस्तुति में और इसके ठीक 5 मिनट के अंतराल में एक और बेहतरीन हास्य नाट्य प्रस्तुति जो होने जा रही है, उन सभी में सहयोग करने के लिए मैं रविंद्र मंच एवं कला संस्कृति विभाग के समस्त स्टाफ को, अधिकारी गणों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं नाट्य निर्देशक से अनुरोध करूंगा कि आप संक्षेप में अपने विचार प्रकट करें। विचार प्रकट करने से पहले अभी हमारे जो ये लाइटों का खेल आप देख रहे थे, इसकी लाइट डिजाइन और संचालन किया मिस्टर शहजोर अली। और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया अतुल श्रीवास्तव ने। और इस नाटक में रूप सज्जा जिसने की जागृति महावर, वस्त्र विन्यास भगवती, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि अभी दूसरी प्रस्तुति होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।